Chapter 2, Civil Rebellions and Tribal Uprisings. ओके, तो यहाँ दो तरह के रिवोल्ट्स हम लोग इन जनरल देखेंगे. वन इज सिविल रिबेलियंस, दैट मीन्स द रिवोल्ट्स और रिबेलियन बाय द कॉमन पीपल. एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, यानी जो ट्राइबल लोगों के द्वारा जो अपराइजिंग भी विद्रोह को ही कहते हैं. तो जो ट्राइबल पीपल के द्वारा हुआ, एक वो कैटेगरी में पढ़ेंगे, और दूसरे जो है सिविल रिबेलियंस, यानी कि कॉमन पीपल के द्वारा जो भी हुआ उसके बारे में जानें. देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the most dramatic instance of traditional India's struggle against foreign rule. ठीक है, कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा विद्रोह था जो कि उस समय तक के जो हमारे ट्रेडिशनल इंडिया था, यानी ये लोगों के द्वारा ऐसा विद्रोह था जो लोग पुराने विचारों वाले थे और वो नए विचारों को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे, अपने जीवन में बदलाव नहीं चाह रहे थे. इसके लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था. तो इसलिए कहा है ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल, विदेशी शासन. बट इट वॉज नो सडन अकरेंस, लेकिन ये अचानक से नहीं हो गया था. इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ सेंचुरी लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फियर्स पॉपुलर रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश डोमिनेशन. ये कल्मिनेशन यानी कि ये नतीजा था. ठीक है, कल्मिनेशन मतलब होता है फाइनल रिजल्ट. इट वॉज द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ सेंचुरी लॉन्ग ट्रेडिशन, यानी 100 साल लंबे इतिहास का ये फाइनल रिजल्ट था. यानी 100 सालों से जो चीज़ चली आ रही थी उसका एक रिजल्ट के रूप में, क्लाइमैक्स के रूप में उभरा था ये 1857. यानी उससे 100 साल पहले से रिवोल्ट हो रहे थे. कहने का मतलब ये ट्रेडिशन ऑफ फियर्स पॉपुलर रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश डोमिनेशन, यानी जो ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था और लोगों की ज़िंदगी पर हावी हो गए थे यहाँ, उसके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था, विद्रोह था, जो कि 100 सालों से वो चला रहा था. वो छोटे मोटे विद्रोह कर रहे थे, अपना गुस्सा निकाल रहे थे. उसका फाइनल जो रिजल्ट हुआ वो था 1857 का रिवोल्ट. ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर है, चलिए इंट्रोडक्शन इसको भी बता देते हैं. द establishment of British power in India was a prolonged process of piecemeal conquest and consolidation and the colonization of the economy and society. तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में जो ब्रिटिश का शासन हुआ, सत्ता हुई, वो एक लंबी प्रक्रिया में हुई. वो कुछ सालों की बात नहीं, वो देखिए कब से शुरू हुई, काफ़ी पहले से शुरू हुई. और वो धीरे धीरे कैसे हुई, वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस ऑफ पीस मील कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन. यानी छोटे छोटे, पीस मील का मतलब होता है छोटा, एक एक करके. जैसे मकान बनता है, दीवार बनती है, एक कर एक ईंट लगाते जाते हैं, वैसे ही उन्होंने अपना जो एम्पायर खड़ा किया तो वो छोटी छोटी एक एक करके चीज़ों से वो जोड़ते चले गए. उसको लिखा है पीस मील कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन. यानी कॉन्क्वेस्ट मतलब कब्जा किया, चढ़ाई किया, और कंसोलिडेशन मतलब उसको इकट्ठा किया, यानी आपस में जोड़ते गए सबको. अपना एक एक करके छोटा छोटा हिस्सा कैप्चर करते गए उस पर और उसको आपस में मजबूत करते गए. एंड द कॉलोनियलाइजेशन ऑफ द, हाँ, कंसोलिडेशन का मतलब होता है जमा करना, एक साथ इकट्ठा करना, जोड़ना. टू ग्रुप टुगेदर, टू ऐड टुगेदर, है ना. तो पहले क्या इन्होंने, क्योंकि एक जगह ऐसा नहीं ना, कभी यहाँ थोड़ा सा जीता, कभी वहाँ थोड़ा सा एक राज्य पे कब्जा किया, कभी इधर एक राज्य पे कब्जा किया, और उन सबको आपस में एक कंसोलिडेट करते गए, मतलब आपस में जोड़ते गए. एक ही एम्पायर बना ना ब्रिटिश इंडिया. हाँ, कॉलोनियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी. और साथ ही साथ यहाँ का जो इकोनॉमी था, आपने पढ़ा कि कैसे उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को अपना कॉलोनी बना लिया.
कॉलोनी का मतलब होता है, मैंने बताया था कि जब हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते हैं किसी जगह का, यानी अपने फ़ायदे के लिए उसके इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉलोनियलाइजेशन या कॉलोनाइजेशन, यानी कॉलोनी बना लिया। ठीक है, देखिए एक वर्ड होता है टेरिटरी और एक वर्ड होता है कॉलोनी। जब सिर्फ वो टेरिटरी यानी नए नए, जैसे सिकंदर वगैरह जो थे या और बहुत से लोग जो हुए, वो जाके नए नए जगहों पर कैप्चर करते थे, कब्जा करते थे, तो उसको टेरिटरी कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ भी बड़े बड़े जो राजा हुए, अशोक वगैरह, चंद्रगुप्त या जो भी रहे, उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में जीत के अपना शासन स्थापित किया, उसको कहते हैं टेरिटरी। ओके, नहीं नहीं, क्षेत्र यानी कहने का मतलब वहाँ सिर्फ अपना शासन होता है, गवर्नमेंट होता है, समझ गए। हाँ, लेकिन जब हम वहाँ उसको कब्जा करके उसका उससे धन चूसने लगते हैं, धन निकाल पैसा चूसने लगते हैं, यानी इकोनॉमिक, वहाँ हमारा मोटिव हो, जैसे इन्होंने जो सम्राट चंद्रगुप्त है, बाद में अकबर हुआ या बहुत से लोग हुए, औरंगज़ेब ने भी किया, अशोक ने भी किया, इन लोग ने एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करते थे, सिकंदर जैसे दुनिया जीतने का चला था, तो दुनिया जीतने का उसका पर्पस क्या था कि मेरा नाम हो कि हाँ यहाँ सिकंदर का शासन चलता है ना, वो नाम, हाँ वो नाम के लिए करते थे। ठीक है, वो प्रॉपर एक गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश अपना करते थे, और वो वैसे ही चलता था जैसे पहले से गवर्नमेंट चल, अगर खराब गवर्नमेंट चल रही तो वहाँ एक ठीक ठाक गवर्नमेंट चलाते थे, तो दैट इज कॉल्ड अ टेरिटरी या डोमिनियन। ठीक है, तो वो सिर्फ वो नाम के लिए करते थे कि हाँ हमारा नाम होगा कि दुनिया में इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े राजा हैं, जैसे अशोक महान या अकबर द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरह से वो अपने नाम के लिए करते हैं। ठीक है, कि बड़े बड़े ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करके वहाँ अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना, तो उसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म, ठीक है, यानी टू स्प्रेड योर गवर्नमेंट, टू स्प्रेड योर रूल। हाँ, तो उसको जो बनता है उसको एम्परर कहते हैं, सम्राट कहते हैं, तो वो इम्पीरियलिज्म कहा जाता था। ठीक है, ये पहले जो था सिर्फ अपना नाम के लिए लोग जो नए नए जगहों को कैप्चर करते थे और उसमें अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेते, तो कहा जाता है, जैसे देखिए हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, एम्पायर वर्ड यूज़ करते थे, तुर्की का एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर बोलते थे। उसी तरह रोम का एक समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, रोमन एम्पायर या ग्रीक एम्पायर। ठीक है, अलेक्जेंडर ने अपना एक दुनिया जीता, अलेक्जेंडर का था। उसी तरह बाद में ये सब तो ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं, ब्रिटिश ने हर जगह जाके अपना कब्जा किया, तो वो इम्पीरियल, हाँ हाँ, वो नाम के लिए होता था अपना, कि हमारा नाम हो दुनिया में, राजाओं में हमारी बड़ी गिनती हो। ठीक है, ये, हाँ, और उस, हाँ वो टेरिटरी, तो वो जो क्षेत्र होते थे जिन पर गवर्नमेंट चलती थी सिर्फ, वो टेरिटरी कहे जाते थे। हाँ, बाद में जब, हाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, तो उसके बाद फिर एक नया दौर शुरू हुआ, जब लोग नए नए जगहों की खोज करने लग गए ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, उसको कहा गया कॉलोनियलिज्म। हाँ हाँ, तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हुआ, तो नए नए जगहों की खोज की जाने लगी, वहाँ जाके मार्केटिंग, पहले ट्रेडिंग किया गया, बाद में कई जगह जैसे इंडिया ये सब में अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लिया। तो वो यहाँ गवर्नमेंट, वो यहाँ जो भी कर रहे थे ब्रिटिश, चाहे वो शुरू में आए ट्रेडिंग करने, बाद में गवर्नमेंट बनाए, उसका पर्पज़ क्या था? द पर्पज़ वाज टू हैव मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट, कितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, है ना, हर काम इसीलिए। तो दैट इज़ सच अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच वन कंट्री एक्सप्लॉइट्स अनदर कंट्री इकोनॉमी, इट इज़ कॉल्ड द कॉलोनी। तो ऐसे कंट्री, जैसे इंडिया उस समय कॉलोनी था, ठीक है, जैसे अमेरिका भी कॉलोनी था ब्रिटेन का,
ब्रिटेन ने दुनिया भर में अपना कॉलोनीज बना रखा था। तो हम कहते हैं कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया कॉलोनी था, चाइना कॉलोनी था, श्रीलंका कॉलोनी, जो भी था, क्योंकि यहाँ से वो, उनका पर्पज़ यहाँ रूल इस्टेब्लिश करना नहीं था, उनका पर्पज़ था यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। तो कॉलोनलाइजेशन समझ गए आप क्या होता है, कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलाइजेशन, कॉलोनी वर्ड। हाँ, तो हाँ, जहाँ से आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो उसको टेरिटरी नहीं कहते हैं, उसको कॉलोनी वर्ड कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ यही कह रहा है कि एंड द कॉलोनियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी यहाँ के इकोनॉमी का और सोसाइटी को उन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया था। यानी यहाँ के सोसाइटी में जो भी कुछ बदलाव कर रहे थे और यहाँ के इकोनॉमी में जो भी कुछ बदलाव कर रहे थे, वो अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे थे। ठीक है। देखिए, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसको रिवॉल्यूशन क्यों वर्ड कहते हैं? ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ वो रिवॉल्यूशन इसलिए भी था क्योंकि उसने वहाँ का समाज को बदल दिया था। समझ गए? हाँ, समाज कैसे बदला था? पहले वहाँ जो था वो आपका, जो पहले जैसे चलता था एंशिएंट या मिडिवल पीरियड में, कि जो राजा है, राजा के जो मंत्री हैं, तो सारी संपत्ति राजा मंत्री इन्हीं लोग की समाज में इज्जत होती थी और बाकी लोग इनके लिए सिर्फ काम करते थे। समझ गए? तो नोबल्स, जो फ्यूडलिज्म हम वर्ड यूज़ करते हैं, फ्यूडलिज्म, तो वो फ्यूडल सोसाइटी था। इंग्लैंड में फ्यूडल सोसाइटी था, यानी एक तरफ तो ज़मीन के मालिक थे, ज़मींदार थे। तो ज़मींदार कौन लोग थे वहाँ? राजा थे, राजा के मंत्री वगैरह, राजा के परिवार, राजा के अधिकारी, ये सब लोग नोबल्स कहे जाते थे। तो रॉयल्टी और नोबिलिटी, इनका समाज में बहुत ऊंचा इज्जत होता था। और उसके बाद बाकी सब लोग हैं उनको सर्फ्स कहते थे। सर्फ्स यानी वो वर्कर्स होते थे जो राजा की ज़मीन पर, या मंत्री हैं, जो भी है, नोबिलिटी है, उनके ज़मीनों पर काम करते थे। समाज में दो ही वर्ग होता था उस समय, दो ही क्लास होता था। एक होता था जो अपर क्लास होता था, यानी कि द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी, और दूसरी तरफ लोअर क्लास होता था जो कि उनको सर्फ्स कहा जाता था, SERFS। तो इस तरह का समाज था जिसको हम फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं। उस समय दुनिया भर में लगभग ऐसा ही था। तो यानी अपर क्लास और लोअर क्लास, ये दो तरह का क्लास था समाज में, एक था अमीर और एक था गरीब। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इसने थर्ड क्लास को जन्म दिया ब्रिटेन में, जिसको कहा गया बुर्जुआ। बुर्जुआ प्रोनाउंस करते हैं, है ना? उसको कहा गया मिडिल क्लास। पहले क्या था? अपर क्लास था और एक लोअर क्लास था। एक बीच का क्लास उभर के आया जिसको बुर्जुआ कहते हैं, या बुर्जुआ एक फ्रेंच वर्ड है। बुर्जुआ का मतलब होता है बिजनेसमैन या मर्चेंट। तो एक नए क्लास का जन्म हुआ ब्रिटेन में, मर्चेंट्स का, बिजनेसमैन का, और उनकी भी समाज में काफ़ी इज्जत होने लग गई उनके पैसे के कारण। तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। अभी आप उतना नहीं जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, तो आप उसको बहुत ज़्यादा वो समझ नहीं पाइएगा। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी था, ठीक है, ब्रिटेन में या और देशों में। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ राजाओं और उनके नोबल्स की चलती थी, और बाकी लोग सब वर्कर्स होते थे, पुअर पीपल। तो समाज, वहाँ पर एक क्लास था जो कि उभरना चाह रहा था, अपने आप को साबित करना चाह रहा था कि भाई हम भी अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने लिए बना सकते हैं और अपनी एक रिस्पेक्ट बना सकते हैं समाज में। और उन्हीं लोगों का ये रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो समाज में कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, जो समाज के पुराने रीति रिवाजों को छोड़ के और बदलाव चाह रहे थे समाज में, तो उन लोगों ने, वही मर्चेंट्स हुए, बिजनेसमैन हुए। तो अब पहले क्या है, सिर्फ राजा का वैल्यू होता था,
नोबल्स का वैल्यू होता था, अब जो है मर्चेंट्स का वैल्यू होने लग गया। पैसे वालों की पूछ होने लग गई, जो पैसा बना रहे थे, पैसा कमा रहे थे, यानी बिजनेसमैन और भी तरह के लोग, यानी एक उसको कहते हैं मिडिल क्लास, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक नए क्लास को जन्म दिया, मिडिल क्लास, और यही मिडिल क्लास वहाँ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हावी हो गया। तो पहले जो था वो पावर किसके हाथ में होता था, सत्ता किसके हाथ में होती थी, वो राजा के हाथ में, रॉयल्टी के हाथ में, नोबिलिटी के हाथ में होती थी। अब क्या हुआ ब्रिटेन में कि धीरे धीरे ये जो मिडिल क्लास उभरा, इसने पावर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, इसके हाथ में पावर आने लग गया, और वही पार्लियामेंट जो वहाँ गवर्नमेंट का फॉर्म चेंज हुआ, बदलाव आया, यही सब कारण से। तो वहाँ जो पहले मोनार्की था वो धीरे धीरे चेंज हो गया, ठीक है। अब वहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गया, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में तो यही लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे। तो धीरे धीरे पावर इनके हाथ में आ गई, समझ गए। तो अब ब्रिटेन में किसकी चलती थी, मर्चेंट। आप जान रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार अब किसके हाथ में थी, वहाँ के बिजनेसमैन के हाथ में थी। अब वहाँ के बिजनेसमैन जैसे चाहते थे वैसे वहाँ कानून बनवाते थे, या जो भी कुछ फैसले होते थे उनके हिसाब से। तो ब्रिटिश सरकार, देखिए यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसको चार्टर दिया था रानी ने, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ का राजा का हस्ती बदल गया, अब वहाँ पार्लियामेंट पावर में आ गई। तो अब वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया, पढ़े हैं आप सब। तो नाम तो ठीक है, नाम लेने के लिए वो अभी भी कहिएगा किसी राजा रानी के खिलाफ बोल दीजिएगा ब्रिटेन में तो लोग भड़क जाएगा, ठीक है ना। वो सम्मान वो चाहते हैं कि भाई हमारा राजा था तो वही राजा कहाएगा, कहने के लिए राजा कहता है। तो अब देखिए मैंने आपको समझाया कि ब्रिटेन में एक जो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये एक सामाजिक क्रांति भी था, इसने समाज में बदलाव लाया, समाज में एक नया मिडिल क्लास उभर के आया। अब जिसकी पूछ होने, पहले कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब जो है इस मिडिल क्लास को पूछ होने लगी थी, उसका गवर्नमेंट में दबदबा होने लगा था, अब गवर्नमेंट उसके हिसाब से चलने लगी थी। तो अब जो आप जान रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार जो काम कर रही थी वो किसके लिए काम कर रही थी, मर्चेंट्स के लिए। तो इसीलिए अब इंडिया में जो भी कुछ किया जा रहा था वो किसको बेनिफिट करने के लिए किया जा रहा था, ब्रिटेन के मर्चेंट्स को, ब्रिटेन के बिजनेसमैन को। तो इसीलिए इंडिया जो था वो कॉलोनी था ब्रिटेन का, जिस तरह अमेरिका भी कॉलोनी था, रशिया भी कॉलोनी था। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने सभी देशों को गुलाम बनाया, जो भी देश है बड़ा आज दुनिया में उन सब, वो सब उसके गुलाम थे। अमेरिका, रसिया, इंडिया, चाइना, जितने देश आप जान रहे हैं बड़े, वो सब ब्रिटेन के अंडर में थे। और ब्रिटेन देखिए इतना छोटा सा देश, रसिया फूंक भी मार देता तो कहाँ उड़ के चला जाएगा, लेकिन रसिया भी इस समय, इसी समय है, आगे अमेरिका के पहले रसिया भी ये था इस केस में। अच्छा चलिए उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी नहीं हम लोग डाइवर्ट होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये जो वर्ड है यहाँ कि कॉलोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। तो यानी आप देख रहे हैं कि भारत में जैसे आपने बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज देखा कि परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, रैयतवारी लाया गया, महालवारी लाया गया, है ना। किस लिए लाया गया ये सब, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से पैसा कमाया जा सके, है ना, किसानों से पैसा कमाया जा सके। बहुत सारी बातें आपने पढ़ी कि टैक्स लगाया गया, टैक्स हटाया गया, इस उनको कम कीमत पर बेचना था, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन कर दिया कि ऐसा चीज़ उगाना है जिससे कैश कमाया जा सके, क्योंकि कैश कमाएगा तभी तो वो देगा। तो इससे हुआ कि लोग किसान जो है वैसी फसल उगाने पर मजबूर हो गए थे जिससे कि पैसा तुरंत कमा के बेच के कमाया जा सके। पहले है फूड क्रॉप्स पर फोकस होता था कि उसको उगा के खाएंगे, अब होने लग गया कि भाई आपको तो देना है लगान, तो उसके लिए तो कैश क्रॉप बोना पड़ेगा। तो
ये सारे जो इकोनॉमी में बदलाव हो रहे थे या सोसाइटी में बदलाव हो रहे थे, आपने पढ़ा है सोसाइटी में कि इंग्लिश एजुकेशन लाया गया और भी बहुत सारे बदलाव हुए। ये किस लिए हो रहा था? ताकि इंडिया एज ए कॉलोनी ब्रिटेन को फायदा पहुंचा सके। समझ में आ गई बात? हाँ, तो यही देखिए कह रहा है कि दिस प्रोसेस, ये जो लंबी प्रक्रिया चली, दिस प्रोसेस प्रोड्यूस्ड डिसकंटेंट, रिजेंटमेंट एंड रेजिस्टेंस एट एवरी स्टेज। तो ये जो प्रक्रिया हो रही थी बदलाव की, है ना, ताकि उससे फायदा कमा सकें ब्रिटिश, हर स्टेज पर इससे क्या है, लोगों के मन में असंतोष पैदा हो रहा था, गुस्सा पैदा हो, रिजेंटमेंट, नाराजगी, एंड रेजिस्टेंस, और उसको उसके खिलाफत, उसके खिलाफ उठने की बात मन में पैदा हो रही थी लोगों के। दिस पॉपुलर रेजिस्टेंस टुक 3 ब्रॉड फॉर्म्स। तो ये जो लोगों का, सभी लोगों के मन में जो असंतोष था, गुस्सा था, वो 3 तरह का रूप लिया। सिविल रिबेलियंस यानी आम जनता का विद्रोह, ट्राइबल अपराइजिंग्स यानी आदिवासियों का विद्रोह, एंड पेजेंट मूवमेंट्स किसानों का विद्रोह। ठीक है, तो 3 तरह के सरकार के खिलाफ जो है वो लोगों का गुस्सा उभर के आया। एक जो है जो आम जनता का विद्रोह हुआ सरकार के खिलाफ, दूसरा जो आदिवासी लोगों का विद्रोह हुआ, और तीसरा जो किसानों का खास करके सिर्फ विद्रोह हुआ। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने आपको बता दिया है कि रिवोल्ट से कल लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे जैसे जैसे ब्रिटिश ने यहाँ सिस्टम चेंज कर दिया था, राजाओं नवाबों को हटा दिया था या उनको अपने अंडर में ले लिया था, जो भी है, जिससे बहुत सारे लोग उनसे नाराज हो गए थे। राजा हैं, उसके अधिकारी हैं, सेना है, कारीगर है, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए यही कहा जा रहा है, द सीरीज ऑफ सिविल रिबेलियंस which run like a thread through the first 100 years of British rule were often led by deposed Rajas and Nawabs or their descendants, uprooted and impoverished zamindars, landlords and poligars, and ex-retainers and officials of conquered Indian states। कहा जा रहा है कि जब ब्रिटिश ने यह शासन शुरू किया, यानी 1757 से, और लगभग 100 यानी 1857 तक 100 साल जो है लगातार विद्रोह होते रहे। ये अक्सर इनको कौन आगे मतलब इनका नेता कौन होता था विद्रोह का? देवर ऑफन लेड बाय डिपोज्ड राजा, यानी जिनको अपने पद से हटा दिया गया था, ऐसे राजा लोग विद्रोह में आगे बढ़ के नेतागिरी करते थे, नेतृत्व करते थे। तो राजा और नवाब या उनके जो उत्तराधिकारी थे, डिसेंडेंट्स मतलब उनके वंश के जो लोग थे, या तो उन लोग के द्वारा इन विद्रोहों का लीडरशिप होता था, या अपरूटेड एंड इम्पावरिश्ड जमींदार, या जिन जमींदारों को बेदखल कर दिया गया था, जिनसे उनकी ज़मीनें ले ली गई थी, ऐसे जमींदार करते थे या तो विद्रोह का नेतृत्व, या लैंडलॉर्ड्स ज़मीन के मालिक, या पोलीगर्स साउथ में जो ये होते थे बड़े बड़े मतलब ज़मींदार ही टाइप के समझिए, साउथ में उनको पोलीगर कहते थे। तो ऐसे लोगों के द्वारा ये विद्रोह किए जाते थे। एंड एक्स रिटेनर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ कॉन्कर्ड, या जिन राज्यों को उन्होंने जीत लिया था उनके सिपाही, अधिकारी, और जो लोग उनके मतलब पहले राजा की सेवा में रहते थे, राजा पर डिपेंडेंट रहते थे, ऐसे लोग विद्रोह का नेतृत्व, क्योंकि वो सब नाराज थे ब्रिटिश सरकार से, तो उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी आपको बता दिया कि विद्रोह क्यों हो रहे थे, कौन उनको लीड कर रहे थे विद्रोह को। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें थ्योरी नहीं करेंगे, बल्कि अब नाम देख लेते हैं कहाँ कहाँ।
अच्छा, इसमें नीचे एक ये है, ये लास्ट पैराग्राफ इस पेज में है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा नया ये है। द न्यू कोर्ट्स एंड लीगल सिस्टम gave a further fillip to the dispossessors of land and encouraged the rich to oppress the poor। कहा जा रहा है कि नई नई जो अदालतें बनी थी देश में और नया एक न्याय व्यवस्था आया था, कानून व्यवस्था नए तरह का लाया गया था। गेव अ फर्दर फिलिप, फिलिप का मतलब बढ़ावा देना, बूस्ट। इसने एक बढ़ावा दिया, नए कानून व्यवस्था जो आई थी, नए नए तरह के कोर्ट जो आ गए थे देश में, उन्होंने किस चीज़ को बढ़ावा दिया? फिलिप टू डिस्पोजेसर्स ऑफ लैंड एंड एनकरेज द रिच टू अप्रेस द पुअर। एक तरफ इन्होंने जो लोग ज़मीन से बेदखल कर देते थे लेके, यानी कर्ज दे देते थे, फिर वो नहीं कर पाते थे तो उनको ज़मीन से छीन लेते थे, ऐसे लोगों को एक तो बढ़ावा दिया, और इनकरेज द रिच टू एप्रेस द पुअर, और साथ ही साथ जो अमीर लोग थे उनको गरीबों को सताने के लिए, अत्याचार करने के लिए उनको भी बढ़ावा दिया। फ्लॉगिंग, टॉर्चर एंड जेलिंग ऑफ कल्टिवेटर्स फॉर एरियर्स ऑफ रेंट और लैंड रेवेन्यू और इंटरेस्ट ऑन डेट वर क्वाइट कॉमन। फ्लॉगिंग मतलब कोड़े की मार जो होती है, टॉर्चर यानी तरह तरह की तकलीफ़ें देना, एंड जेलिंग या जेल में डाल देना ऐसे किसानों को जो अपना समय पर चुका नहीं पाते थे, या तो कर्ज लेके नहीं चुका पाते थे, या अपना जो लगान देना होता था वो नहीं दे पाते थे। तो ये आम हो गया था कि ऐसे किसानों को जो है उनको कोड़े मारे जाते थे, जहाँ तहाँ उनको तरह तरह के तकलीफ़ दिया जाता था या उनको जेल में डाल दिया जाता था। The ordinary people were also hard hit by prevalence of corruption at lower levels of police, judiciary and general administration। उसके अलावा आम आदमी भी जो था वो भी बहुत ज़्यादा, जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार था, करप्शन था हर जगह, उससे परेशान था। यानी पुलिस उतनी ही भ्रष्ट, हर काम पैसे लेके। आज भी देखिए, जाइए एफआईआर करने तो कहीं पहले पैसा दीजिए कुछ, तब करेंगे एफआईआर। तो करप्शन जो है पुलिस में था। जुडिशरी, नई कानून व्यवस्था बनी थी, नए कोर्ट्स बने थे, तो वहाँ भ्रष्टाचार, कोई काम के लिए जाइए पैसे मांगो। एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सरकार की जो प्रशासन था उसमें भी जो है भ्रष्टाचार से लोग तबाह थे। द पेटी ऑफिशियल्स एनरिच्ड देमसेल्व्स फ्रीली एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर। पेटी का मतलब होता है छोटा। तो जो छोटे छोटे भी अधिकारी थे, जो छोटे पदों पर भी थे, वो भी अपने आप को, कह रहा है, एनरिच देमसेल्फ फ्रीली, अपने आप को पूरी तरह से संपन्न बना लिए, एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों के जो है, गरीबों को शोषण करके, गरीबों का पैसा चूस के ये लोग जो है अमीर बन गए। द पुलिस लूटेड, ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड द कॉमन पीपल एट विल। उसी तरह पुलिस भी जो थी वो आम लोगों को जब मन होता था तो उसको जो लूट लेती थी, यानी उससे पैसा छीन ले लिया करती थी। ऑप्रेस्ड, अत्याचार करती थी, एंड टॉर्चर्ड, और वो आम आदमी का तरह तरह का तकलीफ देती थी। अब देखिए सेकेंड पेज का लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। डिस्प्लेस्ड peasants and demobilized soldiers of Bengal, led by religious monks and dispossessed zamindars, were the first to rise up in the Sannyasi rebellion, made famous by Bankim Chand Chatterjee in his novel Anand Math, that lasted from 1763 to 1800। कहा जा रहा है कि पहला जो विद्रोह जो हुआ बंगाल में
जो ज़मींदारों की या किसानों की जो ज़मीन छीन ली गई थी या जो सैनिक बेरोजगार हो गए थे, इनके द्वारा किया गया, जिसको कि लीड कर रहे थे धार्मिक लोग, आगे बढ़ के इनका नेतृत्व कर रहे थे, और इसको नाम दिया गया सन्यासी, क्योंकि जो लीडर होते थे वो सन्यासी की तरह कपड़े पहने होते थे, तो सन्यासी विद्रोह या सन्यासी रिबेलियन कहा गया। जिसको कि इस तरह का विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र ने अपने नॉवेल आनंद मठ में लिखा है। ठीक है, तो आप समझ गए। आनंद मठ में पूछा जा सकता है कि क्या किस टॉपिक पर लिखा हुआ है, तो उस पर एक विद्रोह के ऊपर स्टोरी है कि किस तरह लोग, आम आदमी विद्रोह करते हैं सरकार के अपने अधिकारों के लिए। और ये विद्रोह कब से कब चला, सन्यासी रिबेलियन लगभग 30 साल से ज़्यादा चला था। तो 1763 से 1800 तक ये चला है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका। उसके बाद देखिए, इट वॉज फॉलोड बाई चुआर अपराइजिंग विच कवर्ड 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। ये है चुआर विद्रोह, जो आपको इस बार पूछा था। वो चौरी लिख दिया स्पेलिंग, वो चुआर विद्रोह है। ठीक है, चुआर को ही चौरी लिख दिया है। तो ये बंगाल, यानी उस समय बिहार एक बंगाल में ही था, तो ये बंगाल में हुआ था चुआर अपराइजिंग, जो कि बंगाल बिहार के 5 जिलों में उस समय हुआ था। कब हुआ था? फ्रॉम 1766 टू 1772 एंड देन फ्रॉम 1795 टू 1816। ठीक है, पहले ये हुआ 1766 से 72, 6 साल। उसके बाद कुछ समय शांत हो गया था, फिर 1795 से शुरू हुआ 1816 तक। तो ये है चुआर अपराइजिंग। ठीक है, बंगाल में हुआ था, बंगाल बिहार आज का। अदर मेजर रिबेलियंस इन ईस्टर्न इंडिया वर दोज ऑफ रंगपुर एंड दिनाजपुर 1783। तो ईस्ट, क्योंकि ये सारे ईस्ट इंडिया के पार्ट हैं, है ना, यानी बंगाल हुआ। उसके बाद और ईस्ट इंडिया में जो विद्रोह हुए वो थे रंगपुर और दिनाजपुर का रिबेलियन, उसको कहते हैं रंगपुर रिबेलियन या दिनाजपुर रिबेलियन 1783 में। ठीक है, उसके बाद बिष्णुपुर एंड बीरभूम 1799 में। ओडिशा जमींदार 1804 से 17 चला, एंड संबलपुर 1827 टू 40। इन सब के डेट याद कर लेंगे, ये पूछे जाते हैं, तो आपसे कभी भी पूछ दे सकता है किसी का भी डेट, ये सब का डेट याद रखना है। देखिए, बिष्णुपुर और बीरभूम जो है ये बंगाल में है, रंगपुर और दिनाजपुर भी जो है ये बंगाल में है, उड़ीसा और संबलपुर जो है वो भी उड़ीसा में आता है। ठीक है, संबलपुर उस समय का तो बंगाल ही था सब। ठीक है, तो चूंकि उस समय तो सब बंगाल ही था इधर ईस्ट में, इसको खाली क्षेत्र का नाम, लोकल रीजन का अलग अलग नाम दे दिया है, रंगपुर, दिनाजपुर, बिष्णुपुर, बीरभूम, उड़ीसा, संबलपुर। ठीक है, ये था ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट पैराग्राफ अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन साउथ इंडिया, अब साउथ इंडिया में आ गए। इन साउथ इंडिया द राजा ऑफ विजयनगरम रिवोल्टेड इन 1794। ठीक है, तो ये सब आपको डेट याद रखना है। विजयनगर में कब हुआ? राजा ऑफ विजयनगर ने किया 1794 में। द पोलीगर्स ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग 1790s। ये सब आपको बस पीटी के लिए दिया हुआ है ना, नाम सबको और डेट याद रख लेना। पोलीगर्स ने किया तमिलनाडु के 1790 के डेकेड में, 90s में, पूरा 90s में। ऑफ मालाबार एंड कोस्टल आंध्रा ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, मालाबार में कब हुआ था? फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 1800 कुछ। ऑफ पार्ले कॉमेडी ड्यूरिंग 1813-14। साउथ का उतना नाम कहीं कहीं नहीं पूछेगा, मालाबार वाला आपको याद रखना है ना। मालाबार है, पोलीगर है, ये याद रखना है।
उसके बाद देवन वेलुथम्पी, तो ये वेलुथम्पी का पूछा जाता है, इसका भी याद रखना है। दीवान, दीवान है, देवन नहीं, दीवान स्पेलिंग लिख दिया। दीवान वेलुथम्पी ऑफ ट्रावंकोर ऑर्गेनाइज्ड अ हीरोइक रिवोल्ट इन 1800। ये भी फेमस रिवोल्ट था साउथ का, वेलुथम्पी का, जो कि त्रावंकोर स्टेट के दीवान थे। जो केरला है वो त्रावंकोर कहा जाता था, तो त्रावंकोर के दीवान थे वेलुथम्पी, उनका नामी है विद्रोह 1805 में। द मैसूर पेजेंट्स टू रिवोल्टेड इन 1830-31। मैसूर में किसानों के द्वारा कब विद्रोह हुआ? 30-31 में। देयर वर मेजर अपराइजिंग्स इन विशाखापट्टनम फ्रॉम 1830 to 34। गंजम इन 1830, गंजम उड़ीसा में है, एंड कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, इन 1846-47। तो ये सब जो है बड़े बड़े विद्रोह हुए अलग अलग एरियाज में, उनका नाम दिया गया आपको। ये हो गया साउथ इंडिया। उसके बाद इन वेस्टर्न इंडिया द चीफ ऑफ सौराष्ट्र रिबेल्ड रिपीटेडली फ्रॉम 1816 to 1832। सौराष्ट्र में विद्रोह कब हुआ? 1816 से 32। द कोलीज ऑफ गुजरात डिड द सेम ड्यूरिंग 24, 28, 39 एंड 1849। कोली के बारे में पूछा गया है, कोलीज का रिबेलियन कब हुआ? तो ये कोली है, और एक आएगा आगे कोल आएगा, ठीक है, ये कोली है। कहाँ हुआ कोली का? गुजरात में, और डेट सब दिया हुआ है। इस तरह महाराष्ट्र वाज इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ रिवोल्ट आफ्टर द फाइनल डिफीट ऑफ पेशवा। उसी तरह आपने पढ़ा है कि मराठाओं को हरा दिया था ब्रिटिश ने, तो उसके बाद महाराष्ट्र में लगातार विद्रोह हो रहे थे। प्रोमिनेंट वर द भील अपराइजिंग्स 1818 to 31। भीलों का, भील जाति है, आदिवासी जाति है, तो भीलों का विद्रोह कब हुआ? 1818 से 31। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। द कित्तूर अपराइजिंग लेड बाय चिन्नम्मा 18। ये कित्तूर की रानी चिन्नम्मा थी, ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया कित्तूर, नहीं कित्तूर कहाँ है? कित्तूर, चित्तूर, अच्छा देखना पड़ेगा कित्तूर का, खैर लेकिन फेमस है चिन्नम्मा का, रानी चिन्नम्मा थी कित्तूर की, 1824 में हुआ। एंड सतारा, सतारा में विद्रोह कब हुआ? 1841। एंड रिवोल्ट ऑफ गडकरीज, गडकरी लोग जो अभी नितिन गडकरी हैं, इन्हीं के जाति के गडकरी लोग का विद्रोह हुआ 1844 में। अब जाति ऐसे ही जैसे हम लोग के यहाँ, वैसे ही वहाँ भी जाति, नाम अलग अलग खाली हो जाता है जगह के हिसाब से। हाँ, गडकरी हो गए इनका। उसके बाद देखिए ये हो गया महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया का। नेक्स्ट है नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया वॉज नो लेस टर्बुलेंट, यानी नॉर्दर्न इंडिया में भी कम हलचल नहीं थी। टर्बुलेंट मतलब हलचल। द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा रोज अप इन आर्म्स इन 1824। अदर मेजर रिबेलियंस वर दोज ऑफ बिलासपुर 1805, द तालुकदार्स ऑफ अलीगढ़ 1814 to 17, द बुंदेलाज ऑफ जबलपुर एंड खानदेश 1852। तो ये नॉर्थ इंडिया में कुछ जो है विद्रोह, ये आपको नाम यहाँ दे दिया है। हाँ, ये हो गए विद्रोह के नाम, आपको मिल गए, ये सब याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आ गए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये हो गए, ये सारे जो विद्रोह थे सिविल रिबेलियंस ये हो गए, ठीक है, आम जनता के जो विद्रोह थे। अब आएगा ट्राइबल्स का, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में नीचे द ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो चलिए इसका थ्योरी तो हमने आपको बताया हुआ है पहले, वही दिया हुआ है कि ट्राइबल लोग कैसे परेशान हो रहे थे लोगों के आने जाने से, उनके धर्म में दखल हो रहा था, उनके जीने के तौर तरीके बदल रहे थे, लोगों को ये जो है क्रिश्चियन मिशनरीज आके बहका रहे थे, ये सब बातें दिया हुआ है। तो वो सब रिपीट करने का हम पीटी के लिए जो आपका फैक्ट है उसको करा देते हैं, जो जो नाम है जो।
तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, वहाँ भी थ्योरी है, खाली थ्योरी है। ये सब थ्योरी है, आपको बाद में मेंस के लिए इसमें से वो करा देंगे, अभी जो है आपको खाली। हाँ, तो यहाँ अब आ जाइए पेज नंबर 18 जो है उस पर, प्रिंटेड 18 नंबर पेज पर नीचे देखिए सेकंड सेक्शन मिल गया। देखिए, अमंग द न्यूमरस ट्राइबल रिवोल्ट्स द संथाल हूल और अपराइजिंग वाज द मोस्ट मैसिव। कहा जाए कि जितने भी ट्राइबल लोगों के विद्रोह हुए उसमें सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा किया गया था, सबसे बड़ा जो विद्रोह था वो था संथाल का द्वारा। उसको वो लोग आदिवासी भाषा में हूल कहते हैं, हूल विद्रोह को। और ये शब्द हिंदी में भी आ गया, बहुत लोग यूज़ करते हैं बच्चे आके, ये हमको क्या हूल दे रहे हो, मतलब क्या धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो। तो वो हूल शब्द, हाँ हम लोग भी इस्तेमाल करते थे, हूल मत दो, हमको हूल दे रहे हो, मतलब हमको धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो। तो ये हूल शब्द यहीं से आया है, संथाल हूल, यानी संथालों ने जो चुनौती धमकी दी थी या लड़ाई चढ़ा था ब्रिटिश, तो उसको संथाल हूल या संथाल रिबेलियन हम लोग कहते हैं। ये सबसे बड़ा विद्रोह था आदिवासी में, सबसे बड़ा विद्रोह किसका था, संथालों का। और संथाल, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं ज्योग्राफी में कि बहुत बड़ी आदिवासी जाति होती, काफ़ी संख्या में है ये। द संथाल्स हु लिव इन द एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल, नोन एज दामन ई कोह, रोज इन रिवोल्ट। ये जो इलाका है भागलपुर और राजमहल के बीच का, जिसको दामने कोह कहते हैं, ये आपको सब पहले लिखाया हुआ है, दामने कोह। संथाल रिबेलियन भी आपको लिखाया हुआ है मेंस के नोट्स में। तो इनका जो इलाका था रहने का, जहाँ संथाल रहते थे, उसको दामन ई कोह कहते हैं, ठीक है। तो दे रोज इन्होंने विद्रोह किया, मेड अ डिटर्मिन्ड अटेम्प्ट टू एक्सपेल द आउटसाइडर्स द दिकूज एंड प्रोक्लेम द कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ एलियन रिजाइम। तो इन संथाल लोगों ने विद्रोह किया, और जो बाहरी लोग थे उनको बाहरी लोगों को मैंने बताया था क्या कहते हैं, ये दिकू कहते हैं। हाँ, तो यानी इनका लक्ष्य था विद्रोह का कि दिकू को बाहर मार भगाओ, तो उन्होंने ऐसा कर दिया पूरी तरह से। एंड प्रोक्लेम्ड द कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ एलियन रिजाइम, यानी विदेशी शासन का पूरी तरह से नाश कर दिया, ऐसा ये मानते थे। तो ये है, इसमें देखिए अब थ्योरी है, थ्योरी सब आपको पहले बता चुके हैं कि आदिवासियों का कैसे शोषण होता था, उनके तौर तरीके थे अपने रहने के, जीने के, उसमें बदलाव, नियम कानून बदल रहे थे, ज़मीन छीनी जा रही थी, इससे वो विद्रोह कर रहे थे गुस्सा होकर। हाँ, देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर आ जाइए, फर्स्ट पैरा। द संथाल्स कंसिडर्ड द दिकूज एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स morally corrupt, being given to beggary, stealing, lying and drunkenness। तो कहा जा रहा है कि संथाल लोग मानते थे कि जो दिक्कू लोग हैं, बाहरी लोग हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये सब जो है बहुत ही भ्रष्ट होते हैं, और ये लोग भीख मांगना, चोरी करना, झूठ बोलना और शराब पीना, ऐसे काम ज़्यादा करते हैं। हाँ, by 1854 the tribal heads, the Majhis and Parganites had begun to meet and discuss the possibility of revolting। तो 1854 तक जो है, ये जो आदिवासियों के जो उनके नेता होते थे, जिनको माझी कहा जाता है, माझी वहाँ जो आदिवासी सरदार होते हैं उनको कहा जाता था। हाँ, तो ये लोग आपस में लगातार
एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे, विद्रोह करने की बात पर डिस्कस कर रहे थे 1854 आते आते। तो स्ट्रे केसेस ऑफ रॉबिंग ऑफ जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स बिगैन टू अकर, यानी यहाँ वहाँ ये लोग क्या करने लग गए कि जो ज़मींदार लोग होते थे उनको लूट लेते थे, या जो महाजन लोग होते थे उनको भी, मनी लेंडर्स, उनको भी लूट लिया करते थे। द ट्राइबल लीडर्स कॉल्ड एन असेंबली ऑफ नियरली 6000 संथाल्स रिप्रेजेंटिंग 400 विलेजेस। तो जो आदिवासी नेता थे उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें लगभग 6000 संथालों को बुलाया गया, जो कि 400 गांवों के रिप्रेजेंटेटिव थे। 400 गांव से आए थे। कहाँ? एट भगना डीह नाम है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग इसका प्रिंट भोगना डीह या भगना डीह लिखते हैं, भगना डीह, DIH डीह, भोगना डीह या भगना डीह लिखते हैं। तो ये जो संथालों की एक सभा बुलाई गई, 400 गांवों से 6000 लोग जमा हुए संथाल, किस दिन? ऑन 30 जून 1855। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। तो ये आपको जगह का नाम भगना डी, भगना डी में किसका विद्रोह शुरू हुआ था? तो आपको संथाल का। किस डेट को जमा हुए थे? तो 30, क्योंकि ये बिहार से भी जुड़ा हुआ है आपका, तो इसलिए आपके लिए खास हो जा रहा है, क्योंकि ऐसे जनरल है तो है, और ये बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार का है, इसलिए आपको याद डिटेल में याद रखना है। तो भगना या भोगना डीह में 30 जून 1855 को 400 गांव के 600 जो संथाल हैं वो उनकी सभा बुलाई गई। It was decided to raise the banner of revolt। तो ये तय किया गया कि हम लोग अब विद्रोह का झंडा उठाएं। Get rid of the outsiders, दीकू लोग को अपने से दूर कर दें, भगा दें। And their colonial masters once and for all the usher in Satyug, the reign of truth and true justice। और जो यहाँ विदेशी सरकार, अंग्रेजी सरकार चल रही थी, उसको पूरी तरह से इस देश से दूर भगाएं और फिर से इस देश में सतयुग वाला व्यवस्था लाया जाए। जैसे सतयुग में होता था पहले सरकार, राजा महाराजा, उस तरह से सतयुग वाला अवस्था यहाँ कहा गया कि लाया जाए। रेन ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की जहाँ जीत हो, सच्चाई का शासन हो, एंड ट्रू जस्टिस, और जहाँ सही मामले में न्याय मिले, ऐसे व्यवस्था को फिर से लाना चाह रहे थे। द संथाल्स बिलीव्ड दैट देयर एक्शंस हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। संथाल लोग मानते थे कि उन पर भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है उनका। सिद्धू एंड कान्हू, ठीक है, ये स्पेलिंग है सिद्धू, लेकिन वो सिद्धू है नाम, ठीक है। तो आपको सिद्धू जैसे भी लिखा मिले स्पेलिंग, आपको सिद्धू समझ जाना है। सिद्धू एंड कान्हू, ये दो नेता थे पॉपुलर, सिद्धू और कान्हू, कई बार पूछा गया इनके बारे में। तो सिद्धू एंड कान्हू द प्रिंसिपल रेबल लीडर्स, यानी मुख्य जो संथालों के नेता थे वो यही दोनों। पूछा गया है कई बार कि संथालों का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। और कब शुरू किए जो है, तो ये 30 जून 1855 को जमा हुए थे विद्रोह करने के लिए। तो सिद्धू और कान्हू जो थे, जो कि मुख्य विद्रोही नेता थे, क्लेम्ड दैट ठाकुर had communicated with them and told them to take up arms and fight for independence। ये लोग अपना एक भगवान ठाकुर को, भगवान को नाम ठाकुर देते हैं, लोग कहते हैं ठाकुर। तो ये दोनों बोले कि हम लोग को सपने में ठाकुर आए थे और वो हमें बोले कि तुम हथियार उठाओ और लड़ाई करो, युद्ध करो। सिद्धू टोल्ड द अथॉरिटीज इन अ प्रोक्लेमेशन, सिद्धू ने ब्रिटिश अधिकारियों को एक घोषणा में कहा, ऑफिशियल घोषणा, द ठाकुर हैज ऑर्डर्ड मी सेइंग दैट द कंट्री इज नॉट साहिब्स।
ठीक है, द ठाकुर हिमसेल्फ विल फाइट, देयरफॉर यू साहिब्स एंड सोल्जर्स विल फाइट द ठाकुर हिमसेल्फ। तो ये सिद्धू ने कहा कि मुझे मैं भी सोया हुआ था तो सपने में ठाकुर आए और उन्होंने कहा है कि ये देश जो है ये साहबों का देश नहीं है, यानी जो विदेशी लोग आए हुए हैं यहाँ राजकाज और सरकार चला रहे हैं, ये उनका देश नहीं है। द ठाकुर हिमसेल्फ विल फाइट, और ठाकुर खुद ही लड़ाई करेंगे। देयरफॉर यू साहिब्स एंड सोल्जर्स विल फाइट द ठाकुर हिमसेल्फ। तो अगर आप लोग लड़ते हैं, आप सिपाही अधिकारी लोग, तो आपकी लड़ाई सीधे सीधे ठाकुर से होगी, यानी भगवान से होगी, ऐसा इन्होंने कहा। 1 मिनट। ठीक है, तो इसने सिद्धू और कान्हू ने कहा, हाँ म्यूट कर दीजिए। तो सिद्धू और कान्हू ने कहा कि मुझे ठाकुर ने आदेश दिया है कि ये देश साहबों का नहीं है, तो इसीलिए अब ठाकुर ही लड़ेंगे साहबों से, और इसलिए जो साहब और सैनिक हैं ये अगर लड़ेंगे तो इनको ठाकुर से ही लड़ना होगा। ठीक है, दिया हुआ डिटेल, द लीडर्स मोबिलाइज द संथाल मेन एंड वीमेन बाय ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज प्रोसेशंस थ्रू द विलेजेस अकम्पनीड बाय ड्रमर्स एंड अदर म्यूजिशियंस। तो ये जो नेता थे सिद्धू कान्हू और भी नेता थे, ये लोग जो है पूरे गांव में ढोल वोल बजा के पूरा जुलूस जैसा निकाल के और सब इकट्ठा करते थे लोगों को। द लीडर्स रोड एट दे ऑन द हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स एंड इन पालकीज। तो ये लोग घोड़े और हाथी के पालकी पर नेता लोग आगे आगे चलते थे इनके। सून नियरली 60, हाँ पैलंक्विन इंग्लिश में कहते हैं, या पालकी भी चल जाता है। सून नियरली 60,000 संथाल्स हैड बीन मोबिलाइज। तो लगभग 60,000 संथाल लोग जमा हो गए थे। फॉर्मिंग बैंड्स ऑफ 1500 to 2000 बट रैलिंग इन मेनी थाउजेंड्स एट द कॉल ऑफ ड्रम्स ऑन पर्टिकुलर ओकेजन्स। तो ये लोग टुकड़ी बनाते थे 1500 से 2000 लोगों का, लेकिन ड्रम बजता था तो फिर और भी लोग जमा हो जाते थे। दे अटैक्ड द महाजन्स एंड जमींदार्स एंड देयर हाउसेस, पुलिस स्टेशंस, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट्स, द पोस्ट कैरियर्स। ठीक है, तो ये लोग जब इनको आदेश होता था तो हमला कर देते थे ज़मींदारों पर, महाजन लोग पर, पुलिस स्टेशन पर, या रेलवे का जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता था वहाँ अटैक कर देते थे। डाक कैरियर्स, या जो डाकिए होते थे जो चिट्ठियाँ ले जाते थे उन पर अटैक कर देते थे। जो भी अगर उनको यानी गवर्नमेंट का कोई भी आदमी दिखता था तो उस पर अटैक कर देते थे। द संथाल इंसरेक्शन, देखिए ये सब अब आपको मैं बता रहा हूँ थ्योरी, ये सब थोड़ा थोड़ा जैसे संथाल का, इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो संथाल रिबेलियन के ऊपर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि ये हुआ संथाल में, ये हुआ, तो वो सब आपको ये सब याद रखना है। द संथाल, एक मिनट, द संथाल इंसरेक्शन वॉज हेल्प्ड by a large number of non-tribal and poor Dikus। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो संथालों का विद्रोह हुआ उसमें बहुत सारे लोग जो आदिवासी नहीं थे और जो बाहरी लोग गरीब थे, यहाँ के बाहर से रह रहे थे गरीब लोग थे, उन्होंने भी उनकी मदद की संथालों की। ग्वालाज,
मिल्कमैन यानी ग्वाला आप जानते हैं दूध वाले जो होते हैं, एंड अदर्स हेल्प द रिबेल्स विथ प्रोविजंस एंड सर्विसेज। तो इन लोगों ने तरह तरह का खाने पीने की चीज़ें और तरह का जो सामान राशन ये सब दे के मदद किया उनका विद्रोह में, ग्वालों ने। लोहार्स ब्लैकस्मिथ को लोहार कहते हैं, अकम्पनीड द रेबल बैंड्स कीपिंग देयर वेपन्स इन गुड शेप। उसी तरह लोहार लोग भी इनका साथ देते थे, इनके हथियार वगैरह औजार वगैरह को तेज करते रहते थे। Once the government realized the scale of rebellion, it organized a major military campaign against rebels. It mobilized tens of regiments under the command of Major General, declared martial law in the affected areas, and offered rewards of up to 10,000 rupees for capture of various leaders. तो इन लोगों ने एक मेजर जनरल के तहत वहाँ कई टुकड़ी फौज की भेज दी, मार्शल लॉ लगा दिया, और जो नेता लोग थे उनकी जानकारी देके पकड़वाने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषणा कर दिया। द रिबेलियन वॉज क्रश्ड रूथलेसली। द रिबेलियन वॉज क्रश्ड रूथलेसली, तो पूरी बुरी तरह इसको कुचल दिया गया। मोर देन 15,000 संथाल्स वर किल्ड वाइल टेंस ऑफ विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड। तो कहा जा रहा है कि 15,000 से ज़्यादा संथाल लोग मारे गए और दसों से यानी कई गांव जो है वो जला दिए गए, तबाह हो गए। सिद्धू वॉज बिट्रेड एंड कैप्चर्ड एंड किल्ड इन अगस्त 1855 वाइल कान्हू वॉज अरेस्टेड बाय एक्सीडेंट एंड द टेल एंड ऑफ न्यू रिबेलियन इन February 1860। सिद्धो को किसी ने धोखे से पकड़वा दिया खबर देके और उसकी हत्या कर दी गई अगस्त 1855 में, जबकि कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया था जब जो है इस विद्रोह का आगे चल रहा था 1866 में फरवरी में, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड द राजमहल हिल्स वर ड्रेंच्ड विद द ब्लड ऑफ फाइटिंग संथाल पेजेंट्री। और कहा जा रहा है कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो लड़ाकुओं के खून से रंग गई थी। ठीक है, खैर उसके बाद ऐसे ही है स्टेटमेंट, उसको ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में अब देखेंगे नीचे, ये हो गया संथाल का राजमहल हिल्स में। ठीक है, उसके बाद आई शैल डिस्क्राइब ब्रीफली 3 अदर मेजर ट्राइबल रिबेलियन। अब हम लोग 3 और दूसरे बड़े आदिवासी विद्रोहों के बारे में जानेंगे। द कोल्स ऑफ छोटा नागपुर। ये देखिए यहाँ पर ये कोल है, छोटा नागपुर यानी उस समय का बिहार ही था, बंगाल ही था। कोल तो 2 है, कोली रिबेलियन और एक कोल। कोल का छोटा नागपुर में था और कोली थे गुजरात के, मैंने लिखा है। तो ये कोल का विद्रोह, ये भी पूछा गया क्योंकि ये तो बिहार का है, बड़ा विद्रोह था तो पूछा ही गया बहुत बार। याद रखना है छोटा नागपुर का। ये कब से कब हुआ? फ्रॉम 1820 टू 1837, 1820 से 1837 तक 17 साल चला कोल का छोटा नागपुर में। थाउजेंड्स ऑफ देम वर मैसेकर्ड बिफोर ब्रिटिश अथॉरिटी कुड बी रीइम्पोज। तो उसमें बहुत सारे हजारों लोगों को मार डाला गया था वहाँ फिर से कब्जा लेने तक। द हिल ट्राइब्समैन ऑफ रंपा इन कोस्टल आंध्रा रिवोल्टेड इन मार्च 1879 अगेंस्ट द डिप्रेडेशंस ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टेड मनसबदार एंड द न्यू रेस्ट्रिक्शंस फॉर फॉरेस्ट रेगुलेशंस। तो एक तो ये कोल विद्रोह हुआ यहाँ छोटा नागपुर में, दूसरी तरफ वहाँ आपके आंध्रा के जो है जो तट कोस्टल इलाके हैं वहाँ रंपा, जो पहाड़ी के आदिवासी लोग होते हैं रंपा, तो रंपा रिबेलियन इसको कहते हैं। ठीक है, रंपा जाति के लोगों के द्वारा किया गया। रंपा लोग क्या होते हैं? पहाड़ों में जंगलों में रहने वाले लोग, आंध्र प्रदेश में रंपा जाति कही है। तो रंपा जाति के लोग जो है उन्होंने, रंपा रिबेलियन में पूछा गया है कई बार, फेमस, ये सब फेमस का नाम दिया गया। तो रंपा रिबेलियन इन मार्च 1879, 1879 के मार्च में हुआ, अगेंस्ट द डिप्रेडेशंस मतलब अत्याचार, ऑफ गवर्नमेंट सपोर्टेड मनसबदार। तो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड जो मनसबदार, उस समय आपको पता है मनसबदार जागीरदार जमींदार इस तरह का था,
तो उसके अत्याचारों से तंग आके विद्रोह किया। एंड द न्यू रिस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट रेगुलेशन, और साथ ही साथ नए जो कानून आ गए थे जो जंगल पर रोक लगाते थे अब लोगों को जाने से, वहाँ कुछ काटने से, तो इसके खिलाफ ये लोग का विद्रोह हुआ, रंपा लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट है, अब छोड़ दीजिए थ्योरी, नेक्स्ट पैराग्राफ नीचे। द रिबेलियन और उलगुलान, तो उलगुलान भी कहते हैं आदिवासी भाषा में। द रिबेलियन उलगुलान ऑफ मुंडा ट्राइब्समैन लेड बाय बिरसा मुंडा अकर्ड ड्यूरिंग 1899 to 19। तो ये जो मुंडा लोगों का विद्रोह हुआ जिसको उलगुलान भी कहते हैं, ये इसका लीडर कौन था? तो इसका लीडर था बिरसा मुंडा। और ये कब से कब हुआ? 1899 से 19, यानी 1900 से 1919 तक। For over 30 years, the Munda Sardars had been struggling against the destruction of their system of common land holding by the intrusion of Jagirdar, ठेकेदार and merchant money lenders। तो ये जो 30 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे थे, जो मुंडा आदिवासी लोग थे, क्योंकि उनका जो एक पहले का तरीका था आदिवासी लोगों का, कॉमन लैंड होल्डिंग्स, मतलब वहाँ जाति का, गांव का पूरा वो ज़मीन होता था, वो किसी एक आदमी का नहीं होता था, पूरे गांव का या जाति का माना जाता था। उसको कहते हैं कॉमन लैंड होल्डिंग। जैसे कोई गांव है तो वहाँ जो ज़मीन है वो पूरे गांव की मानी जाती है, सबका अधिकार होता है। ये नहीं कि ये मेरा ज़मीन ये तुम्हारा। पहले क्योंकि उनका पुराना तरीका होता है तो अभी भी उनका कॉमन लैंड होल्डिंग होता था। तो ये उनका सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, कि आपको पता है कि ये सब परमानेंट सेटलमेंट और ये सब नई नई ज़मीन की व्यवस्था लेके आए थे, पुरानी व्यवस्था ख़त्म कर रहे थे। इसके कारण जो है मुंडा लोग 30 साल से इनसे लड़ रहे थे। एंड मर्चेंट मनी लेंडर्स, हाँ, बाय द इंट्रूजन ऑफ, तो इन्होंने क्या किया था ब्रिटिश लोगों ने कि यहाँ कई तरह के लोगों को ले आके भर दिए थे। जैसे जागीरदार लोग, जिनको ज़मींदार, उनको ज़मीन दिया जाता था, वहाँ खेती कराना रहता था। ठेकेदार, रेवेन्यू फार्मर्स, यानी कि ठीक है खुद नहीं खेती करा रहे हैं तो दूसरे को दे दिया ठेके पर, उसको कहते थे ठेकेदार। एंड मर्चेंट मनी लेंडर्स, और साथ ही साथ जो सूद वगैरह पैसे वगैरह देते थे ऐसे व्यापारी लोग, इन सब से ये संघर्ष कर रहे थे मुंडा लोग 30 साल से। बिरसा बॉर्न इन अ पुअर, चलिए बिरसा की कहानी हमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फैक्ट है नेक्स्ट पेज में, फर्स्ट पैरा में, ऑन क्रिसमस ईव 1899, यानी 1899 को क्रिसमस के पिछले सांझ को, यानी कि 24 दिसंबर, बिरसा प्रोक्लेम्ड अ रिबेलियन, बिरसा ने एक विद्रोह की शुरुआत की, टू इस्टेब्लिश मुंडा रूल इन द लैंड, यानी कि जहां मुंडाओं का शासन फिर से स्थापित किया जाए। एंड इनकरेज द किलिंग ऑफ ठेकेदार्स एंड जागीरदार्स एंड राजाज एंड हाकिम्स एंड क्रिश्चियंस, और इन्होंने कहा कि जितने भी बाहर के लोग हैं उन सबको हमें मार डालना है, बाहर निकाल देना है। कौन कौन तरह के लोग थे? तो जागीरदार थे, राजा थे, ठेकेदार थे, हाकिम थे या क्रिश्चियन लोग थे, सबको मार के बाहर निकलना था। ऐसा घोषणा किया बिरसा मुंडा ने 1899 के क्रिसमस के दिन सांझ में। और उसने कहा कि सतयुग वुड बी इस्टेब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट डे कलयुग। उन्होंने कहा कि आज का जो कलयुग आ गया उसकी जगह अब हम लोग यहाँ सतयुग ला के रहेंगे। हाँ, सतयुग वुड बी इस्टेब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट डे कलयुग। ही डिक्लेयर्ड दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट विथ द दिकूज। उन्होंने कहा कि दिकुओं के साथ लड़ाई होगी हमारी।
द ग्राउंड वुड बी रेड एज रेड फ्लैग विथ देयर ब्लड। तो उनके खून से ये ज़मीन लाल हो जाएगी जैसे लाल झंडे की तरह, इतना खून बहाएंगे इन सब का, दिक्कु लोगों का। द नॉन ट्राइबल पुअर वर नॉट टू बी अटैक्ड, और जो गरीब थे, हाँ नहीं जरूरी नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि द नॉन ट्राइबल पुअर वर नॉट टू बी अटैक्ड, यानी जो आदिवासी नहीं थे, गरीब लोग थे, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पर हमला नहीं करना था। आदिवासी तो नहीं थे लेकिन गरीब भी थे, तो उनको भी अटैक नहीं करना था, बाकी लोगों पर अटैक कर सकते थे। टू ब्रिंग अबाउट लिबरेशन, बिरसा गैदर्ड अ फोर्स ऑफ 6,000 मुंडाज आर्म्ड विथ swords, spears, battle axes and bows and arrows। तो ये आज़ादी जीतने के लिए बिरसा ने 6,000 मुंडाओं की एक फौज, जो कि तलवार लिए हुए थे तो भाला लिए हुए थे, हाँ सब आदिवासी जमा हो जाता था, तब कैसे नहीं जमा होता। तो स्पीयर्स, बैटल एक्सेस एंड बोज एंड एरोज, तो ये लोग तीर धनुष जो है, भाला, बर्छी, ये सब, और क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, तलवार, हाँ हाँ हाँ, भाला भाला, बैटल एक्स बोले, बैटल एक्स। तो ये लोग जो है तलवार, भाला, बर्छी, तीर धनुष, इस तरह के हथियार लेके ये लोग लड़ रहे थे। अरे उल्टा, स्पीयर तो भाला होता ही है। हाँ ठीक है। तो 6,000 लोगों की इन हथियारों के साथ उसने भीड़ जमा की। ही वॉज हाउएवर कैप्चर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ फरवरी 1900, लेकिन वो 1900 के फरवरी में ही, शुरुआत में ही उसको अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। एंड ही डाइड इन जेल इन जून, और उसको जेल में रख के बहुत सारा सजा दिया गया, तकलीफ दी गई, जिससे कि बीमार होके जून में उनकी मौत हो गई जेल में। हाँ, अब 6,000 भागा कि नहीं नहीं पता है, ये लोग का अब जो है जितना उतना जानिए, क्या बताएं। हाँ, धोखे से इसको पकड़, लड़ाई हुई थी खूब, लेकिन इसको धोखे से कोई खबर दे दिया था तो पकड़ा गए थे। तो फरवरी 1900 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया जेल में, और जेल में इनकी मौत हो गई 6 महीने में। नहीं नहीं, मार नहीं दिया था, लेकिन कहते हैं कुछ खिला उला दिया था, तबीयत खराब हो गई थी। तो अब जो भी है, अरे देखे तो फरवरी में गिरफ्तार हुए, जून में तो मर ही गए। हम्म हम्म, तबीयत खराब होने से ऐसे ये मारे गए जो। अब है नेक्स्ट चैप्टर 3, प्रेजेंट मूवमेंट्स एंड अपराइजिंग्स आफ्टर 1857। 1857 के बाद के जो किसानों के द्वारा विद्रोह हुए, उनके बारे में अब थोड़ा देख लेंगे शॉर्ट में। ये शुरू में थ्योरी दिया हुआ कि किसान लोग क्यों विद्रोह कर रहे थे, सब आपको समझा चुके हैं बहुत। देखिए नीचे जो है, फर्स्ट फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ, इसमें वहाँ से शुरू करते हैं। द मोस्ट militant and widespread of the peasant movement was Indigo Revolt of 1859-60। सबसे जो फेमस था विद्रोह का किसानों का, और जो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई से भरपूर रहा, वो है इंडिगो रिवोल्ट। नीले नीलहे बोलते थे किसान, जो इंडिगो उगाते थे, उन लोगों का विद्रोह था, नीलहों का विद्रोह।
इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60, 1859-60 में उनका विद्रोह हुआ। द इंडिगो प्लांटर्स, नियरली ऑल यूरोपियंस, कंपेल्ड द टेनेंट्स टू ग्रो इंडिगो which they processed in factories set up in rural areas। तो जो अंग्रेज लोग, व्यापारी लोग होते थे, वो बड़े बड़े प्लांटेशन लगाते थे और उन प्लांटेशन में ये मजबूर करते थे किसानों को कि तुमको इंडिगो ही ग्रो करना है, नील की खेती, ठीक है। उसको वो इंडिगो को ये लोग फैक्ट्री में, जो है फैक्ट्री लगाते थे गांव वगैरह में, ब्रिटिश लोग उसी में उसको प्रोसेस करते थे। तो ये कहा जा रहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिगो वॉज ग्रोन अंडर एन एक्सट्रीमली ऑपरेसिव सिस्टम विच इन्वॉल्व्ड ग्रेट लॉस टू कल्टिवेटर्स। देखिए, इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ, इंडिगो की खेती में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो नील की खेती किया जाता है उसमें मेन दिक्कत ये होता है कि जहाँ नील की खेती होती है वहाँ का ज़मीन बिल्कुल फिर आगे बेकार हो जाता है, मिट्टी बेकार हो जाता है, उसमें कुछ उगता नहीं है। तो किसान इसलिए इसको नहीं लगाना चाहते थे कि हमारा खेत सब चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिर कोई चीज़ उगेगा नहीं उसमें। तो लेकिन ये मजबूर किए जाते थे व्यापारियों के द्वारा कि भाई आपको नील ही बोना है। नियम बना दिए थे, कानून बनवा दिए थे कि नील ही बोना है इस इलाके में। तो फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिगो वॉज ग्रोन अंडर एक्सट्रीमली ऑपरेसिव सिस्टम विच इन्वॉल्व्ड ग्रेट लॉस टू कल्टिवेटर्स। The planters forced the peasants to take a meager amount as advance and enter into fraudulent contracts। तो ये जो विदेशी व्यापारी होते थे, प्लांटर्स जिनको कहते थे, वो क्या करते थे कि उनको जो है थोड़ा सा मात्र एडवांस देके कहते थे कि तुम खेती करो, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे उल्टा सीधा जो है किसानों से। द प्राइस पेड फॉर इंडिगो प्लांट्स वॉज फार बिलो द मार्केट प्राइस, और जो उनको नील का दाम दिया जाता था वो बहुत कम होता था मार्केट प्राइस। द कमेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल JB ग्रांट वॉज दैट द रूट ऑफ द होल क्वेश्चन इज द स्ट्रगल टू मेक द रैयत्स ग्रो इंडिगो प्लांट विदाउट पेइंग देम द प्राइस ऑफ इट। तो यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, ग्रांट, उन्होंने लिखा है कि ये पूरी जो मामला चला, इसका जो जड़ था ये पूरे मामले का वो था कि कैसे जो किसान हैं उनको, उनसे नील का खेती भी करवा लिया जाए बिना कोई पैसा दिए हुए, यानी कि खेती भी कर दे और उसको हम पैसा भी ना दें, ये चाहते थे अंग्रेज। The peasant was forced to grow indigo on the best land he had, whether or not he wanted to devote his land and labor to do more paying crops like rice। तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ जब जो ये रैयत होते थे या किसान होते थे उनसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था कि हाँ आपको खेती नहीं कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती, लेकिन उनको तरह तरह से फिर और नुकसान होता था अगर नहीं कराते थे तो इसलिए वो उनसे नील की खेती कराने लग गए और बिना पैसा दिए हुए। एट दैट टाइम ऑफ डिलीवरी ही वॉज चीटेड इवन ऑफ द ड्यू लो प्राइस, और उस समय जब वो अपना कटाई करके माल देने जाता था तो उस समय भी ठगा जाता था उसको। ही ऑल्सो हैड टू पे रेगुलर ब्राइब्स टू पेंटर्स ऑफिशियल्स, और उसको समय समय पर घूस भी देना पड़ता था। प्लांटर्स, सॉरी पेंटर नहीं, प्लांटर्स ऑफिशियल्स, जो मालिक होते थे उनके जो अधिकारी होते थे उन लोगों को भी समय समय पर खुश रखने के लिए घूस देना पड़ता था। ही ऑल्सो हैड टू पे रेगुलर
bribes to the planters officials, ये पढ़ दिए. He was forced to accept an advance, उसको थोड़ा सा एडवांस दे दिया जाता था ज़बरदस्ती. Often he was not in a position to repay it, तो वो उसको चुकाने के हाल में नहीं होते थे. बट इवन इफ ही कुड ही वॉज नॉट अलाउड टू डू सो, और अगर वो चुकाना भी चाहता था तो उसको चुकाने नहीं दिया जाता था. द एडवांस वर यूज्ड बाय प्लांटर्स टू कंपेल हिम टू गो ऑन कल्टिवेटिंग इंडिगो, और एडवांस दे के लोग मजबूर करते थे किसानों को कि आपको जाना ही है और नील की खेती करनी ही है. एक मिनट खुला है. कौन? तो जो है अब ये क्या होता था कि सिंस द एनफोर्समेंट ऑफ फोर्स्ड एंड फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू द कोर्ट्स वाज अ डिफ़िकल्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस. अब क्या होता था कि ये जो किसान होते थे इनको अदालत कोर्ट में जाना इनके लिए बड़ा दिक्कत होता था. इनको जानकारी नहीं होती थी कानून वगैरह की, और इनसे उल्टे सीधे गड़बड़ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिया करते थे. तो बहुत लंबी प्रक्रिया, कानूनी लड़ाई बहुत लंबी प्रोसेस होती थी जिसमें किसान जो है कुछ कर नहीं पाते थे, और ये जो व्यापारी होते थे क्योंकि सब अधिकारी इनसे मिले होते थे तो वो इन पर जो है तरह तरह के अत्याचार करते थे. किडनैपिंग, इलीगल कन्फाइनमेंट इन फैक्ट्री गोडाउन्स, फ्लॉगिंग, अटैक्स ऑन वीमेन एंड चिल्ड्रन, कैरिंग ऑफ कैटल, लूटिंग, बर्निंग एंड डेमोलिशन ऑफ हाउसेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज वर सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांटर्स. तो ये जो अंग्रेज व्यापारी होते थे, प्लांटर्स कहते थे उनको, ये क्या करते थे, इनको किडनैप कर लिया करते थे आदिवासियों को, किसानों को. उनको अपने गोदामों में बंद कर देते थे, कोड़े मरवाते थे, महिलाओं के उनके और बच्चों पर जो है मारपीट वह करवाते थे. उनके जानवर वगैरह उठवा लेते थे, उनको लुटवा देते थे, जला देते थे, उनके घरों को तोड़ फोड़ देते थे, जलवा देते थे, और उनकी फसलों को नष्ट करवा देते थे, आग लगवा देते थे. ये सब तरीके इस्तेमाल करते थे इनको तंग करने के लिए. दे हायर्ड और मेंटेन्ड बैंड्स ऑफ लठियल्स फॉर द उसके लिए वो लठैतों का इस्तेमाल करते थे. सब आप फिल्मों में देखे होंगे, ज़मींदार लोग लठैतों का इस्तेमाल करते थे. तो ये अंग्रेज़ लोग भी अपने पास लठैत रखते थे और ये लठैतों से किसानों को करवाते थे, पिटवाते थे. इन प्रैक्टिस द प्लांटर्स वर ऑल्सो अबव द लॉ, और कहने का मतलब था कि सच्चाई ये थी कि ये जो प्लांटर्स थे, अंग्रेज़ थे, ये नियम कानून से ऊपर होते थे, इन पर कोई कानून लगता नहीं था. विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस द मैजिस्ट्रेट्स, मोस्टली यूरोपियन, फेवर्ड द प्लांटर्स विथ होम दे डाइंड एंड हंटेड रेगुलरली. और ये अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट होते थे, कुछ को छोड़ के, कुछ बहुत कम ऐसे थे, लेकिन कुछ को छोड़ के ज़्यादातर जो, क्योंकि ये अंग्रेज़ होते थे, जो जज होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे, और जो कि इन्हीं प्लांटर्स के साथ रोज़ खाना पीना खाते थे, शिकार करते थे, तो इन्हीं लोग का पक्ष लेते थे, वो किसानों का सुनते नहीं थे. दोज फ्यू हु ट्राइड टू बी फेयर वर सून ट्रांसफर्ड, जो लोग इसमें ईमानदार से काम करने की कोशिश करते तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था मजिस्ट्रेट सबको. 29 planters and a solitary Indian zamindar were appointed as honorary magistrates in 1857, which gave birth to the popular saying "जे रक्षक से भक्षक."
तो इस समय 29 प्लांटर्स को मजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट किया गया था और एकमात्र भारत के इंडियन जमींदार को अपॉइंट। तो इससे लोगों के मन में ये विश्वास बन गया था और वो कहते थे कि जे रक्षक से भक्षक, यानी जो हमारी रक्षा करने के लिए वही हम लोग को तंग कर रहा है, हम लोग का अत्याचार कर रहा है। ठीक है। द डिसकंटेंट ऑफ इंडिगो ग्रोअर्स इन बंगाल बॉइल्ड ओवर in the autumn of 1859 when their case seemed to get government support। तो 1859 में जो है जब इनका जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब सरकार इनको थोड़ा सपोर्ट किया। मिस रीडिंग एन ऑफिशियल लेटर एंड एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, हेमचंद्र कर, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट ऑफ कलरोवा, published on 17 August a proclamation to policemen that in case of disputes relating to indigo riots they shall retain possession of their own lands and shall sow on them what crops they please, and the police will be careful that no indigo planter nor anyone else will be able to interfere in the matter। कहे कि यहाँ पर एक डिप्टी मजिस्ट्रेट जो था हेमचंद्र कर, जो कि उसको एक गलत चिट्ठी को गलत ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया और घोषणा कर दिया पुलिस के लोगों को कि अगर कोई विवाद होता है किसानों और प्लांटर्स के बीच में तो किसानों को तंग नहीं किया जाएगा, वही अपने मालिक बने रहेंगे ज़मीन के और उनको जो भी बोना है वो बोएंगे उस पर, जो है पुलिस उसमें प्लांटर्स का साथ नहीं देगी। The news of Carr's proclamation spread over all over Bengal and peasants felt that time for overthrowing the hated system had come। तो इससे भड़क गए जो किसान थे, पूरे बंगाल में खबर फैल गई और किसानों को लगा कि अब ये व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। तो यहाँ पर हेमचंद्र कार जो था वो डिप्टी मजिस्ट्रेट, उसका नाम याद रखना है। Their anger exploded in September 1859 when they asserted their right not to grow indigo under duress and resisted the physical pressure of the planters and their laठियाल्स backed by police and courts। तो सितंबर 1859 में उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और इन्होंने अपना अधिकार दिखाया कि हमें हमारी मर्जी पर होगा कि हम नील की खेती करें या नहीं करें। ठीक है, हम किसी के दबाव में आके या किसी के लठैतों से डर के हम नील का नहीं उगाएंगे, ऐसा किसानों ने घोषणा कर दिया। द बिगिनिंग वॉज मेड बाई द रैयत्स ऑफ गोविंदपुर विलेज इन नादिया डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नादिया ज़िले के गोविंदपुर गांव से। ठीक है, नादिया बंगाल में है, तो बंगाल में नादिया ज़िले से शुरुआत हुई थी और गोविंदपुर के किसानों ने इसकी शुरुआत की। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका इंडिगो रिबेलियन है ये गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था, नादिया ज़िले के। When the under the leadership of दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, और ये दोनों लीडर थे। लीडर कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, एक्स एम्प्लॉइज ऑफ अ प्लांटर, दे गेव अप इंडिगो कल्टीवेशन। ये भी लोग दूसरे किसी ब्रिटिश प्लांटर के लिए पहले काम किया करते थे और वहाँ से इन्होंने छोड़ दिया था। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये लोग लीडर थे आपके इंडिगो रिबेलियन के, और ये नादिया ज़िले से शुरू हुआ बंगाल के। एंड व्हेन ऑन 13 सितंबर द प्लांटर्स सेंट अ बैंड ऑफ 100 लाठियाल्स टू अटैक देयर विलेज, दे ऑर्गेनाइज्ड अ काउंटर फोर्स आर्म्ड विथ लाठीज एंड स्पीयर्स एंड फॉट बैक। तो 13 सितंबर को जब प्लांटर ने अपने 100 लठैतों को भेजा गांव में, तो गांव वालों ने भी उनको जवाबी हमला किया लाठियों और भालों से और लड़ाई उनसे किया। The peasant disturbances and indigo strikes spread rapidly to other areas। तो ये जो किसानों की ये विद्रोह था और नील किसानों का जो हड़ताल था ये पूरे बहुत तेज़ी से फैल गया हर जगह। The peasants refused to take advances and enter into contracts। तो किसानों ने मना कर दिया कि हम एडवांस नहीं लेंगे, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेंगे। प्लेज्ड नॉट टू सो इंडिगो, उन्होंने कसम खाई कि हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे। एंड डिफेंडेड देमसेल्फ फ्रॉम प्लांटर्स अटैक्स विद वॉट एवर वेपन्स केम टू हैंड। और ये जो है लठैत लोग उनको हमला करते थे तो उनसे अपने जैसे भी जिस हथियार से बचाने का होता बचाते थे।
और हथियार क्या यूज़ करते थे? स्पीयर्स, भाले, स्लिंग, स्लिंग कहते हैं गुलेल, लाठी, बोझ, तीर धनुष, ईंटों से ब्रिक्स, कैटापुल्ट भी कहते हैं, स्लिंग भी कहते हैं, दोनों को चलता है। हाँ, कैटापुल्ट, हाँ, स्लिंग कॉमन वर्ड है। तो इससे, इन सब से, या ब्रिक्स, ईंट से, भेल फ्रूट, कुछ बड़े ऐसे फल होते हैं बड़े बड़े, उनसे भी उठा के फेंक देते थे उन। एनर्दन और मिट्टी के बर्तन वर्तन जो है महिलाएं फेंकने लगती थी। इस तरह से वो लोग विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए, विद्रोह फैल गया, उसमें हम लोग को ज़्यादा अब जाने का वो नहीं है। तो ये हमने देखा कि इंडिगो रिबेलियन जो है किन मुद्दों पर हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, कौन नेता थे, क्या कारण से हुआ, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर है पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पर आ जाइए। सेकंड पैरा जो है कि अल्टीमेटली द प्लांटर्स कुड नॉट withstand the united resistance of the ryots and they gradually began to close their factories। तो धीरे धीरे जब किसान सब यूनाइटेड होके जब विद्रोह करने लग गए, तो ये उसको झेल नहीं सके प्लांटर्स लोग, और धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री सब, जो नील की फैक्ट्री होती थी, वो बंद करने लग गए। द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वॉज वर्चुअली वाइप्ड आउट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल बाय द एंड ऑफ 1860। 1860 आते आते बंगाल के ज़िलों से जो नील की खेती थी लगभग पूरी तरह ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 1860 तक नील की खेती वहाँ बंगाल में ख़त्म हो गई। तो ये था नीलहों का विद्रोह। नीलहों का विद्रोह कहते हैं इंडिगो रिबेलियन, इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, इसमें जो है, इसमें इनका काफ़ी साथ समाज ने भी दिया था। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों में भी काफ़ी इन पर साथ देते थे, अखबारों में छपता था। इसमें नीचे देखिए, लास्ट सेकेंड लास्ट पैरा में, दीन बंधु मित्र प्ले नील दर्पण was to gain great fame for vividly portraying the operation by planters। इनका बहुत ही फेमस हुआ नाटक दीनबंधु मित्र का नील दर्पण। ये पूछा भी गया है बीपीएससी में कई बार कि नील दर्पण किसने लिखा। तो नील दर्पण जो है एक नाटक था, प्ले था, दीनबंधु मित्र का लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने नील किसानों को, यानी कि नील की खेती करने वालों की हालत को दिखाया कि कितनी उनकी बुरी हालत है, उसको बहुत अच्छे से लिखा है उस नाटक में। तो वो बहुत चला, नील दर्पण, इसलिए पूछा जाएगा नील दर्पण, तो दीनबंधु मित्र। उसके बाद फिर देखिए, आ जाइए पेज नंबर 28 पर, लास्ट पैराग्राफ। A major agrarian outbreak
occurred in the Pune and Ahmednagar districts of Maharashtra in 1875. अब ये आगे इसको डेक्कन राइट्स कहते हैं, ठीक है, डेक्कन राइट्स। तो एक बहुत बड़ा विद्रोह जो किसानों का ये फूटा पूना और अहमदनगर ज़िले महाराष्ट्र के 1875। Here, as part of the Rayatwari system, land revenue was settled directly with the peasant, who was also recognized as the owner of his land. तो यहाँ जो कि रैयतवाड़ी सिस्टम चल रहा था, तो रैयतों से सीधे सीधे सरकार का एग्रीमेंट था, जिसको कि रैयत को ज़मीन का मालिक माना जाता था। Like the peasants in other Rayatwari area, the Deccan peasant also found it difficult to pay land revenue without getting into the clutches of moneylender and increasingly losing his land. तो कहा जाए कि जैसे दूसरे जगह पर किसानों का था, वैसे यहाँ भी दक्कन के किसानों का भी था कि वो बिना सूदखोरों महाजनों के चंगुल में आए अपना दे नहीं पाते थे, कर्ज के जाल में फंस जाते थे, ठीक है, और अपना ज़मीन उनका छीना जाता था। This led to growing tension between the peasants and the moneylenders, most of whom were outsiders. तो इससे जो है किसानों और जो महाजन थे उनके बीच लगातार जो है टेंशन बढ़ता जा रहा था। और ये महाजन जो थे ज़्यादातर कौन थे? मारवाड़ी और गुजराती। ये या तो मारवाड़ी लोग थे या गुजराती लोग थे, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे कैसे विद्रोह हुआ वगैरह। आपको बस याद रखना है कि डेक्कन राइट्स कब हुआ था, किस साल हुआ, ठीक है। तो वो 1875 में हुआ और पूना अहमदनगर से शुरू हुआ था। फिर देखिए, फिर आते हैं, इसकी कहानी है पूरी, खैर छोड़िए, से मतलब नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 30 के लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे, हाँ, पेजेंट रेजिस्टेंस ऑल्सो डेवलप्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। कह रहा है कि किसानों का विद्रोह और भी जगहों पर हुआ देश में। मप्पिला आउटब्रेक्स वर एंडेमिक इन मालाबार। वहाँ किसानों को मप्पिला कहते हैं मालाबार में, यानी केरला का जो इलाका है। तो ये मप्पिला लोगों का विद्रोह हुआ कहाँ? मालाबार इलाके। मप्पिला रिबेलियन, या इसी को मोपला रिबेलियन जो कहते हैं, मोपला। तो मोपला भी लिखता है और एक्चुअली सही में उसको मप्पिला वहाँ बोलते थे। तो मोपला रिबेलियन लिखे या मप्पिला रिबेलियन लिखे, ये कहाँ हुआ? मालाबार में किसानों के द्वारा। ये पेजेंट रिबेलियन था। Vasudev Balwant Phadke, an educated clerk, raised a Ramosi peasant force of about 15 Maharashtra during 1879 and organized social banditry on a significant. उसी तरह तो ये देखिए, मोपला रिबेलियन या मप्पिला ये हुआ मालाबार में। दूसरा एक वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं, इन्होंने रामोसी विद्रोह किया। रामोसी लोगों का, रामोसी किसान की एक मतलब ग्रुप होता है, उसका नाम रामोसी कहते हैं। रामोसी रिबेलियन इसको बोलते हैं, रामोसी रिबेलियन। तो ये किसने कराया था? वासुदेव बलवंत फड़के। कहाँ? महाराष्ट्र में। फोर्स ऑफ अबाउट 15 महाराष्ट्र। कब? ड्यूरिंग 1879। एंड ऑर्गेनाइज्ड सोशल बैंडिट्री ऑनेस्ट, यानी कि लोगों के साथ मिलजुल के, यानी ये लोग सरकारी अधिकारियों सबको या अमीर लोगों को लूट लिया करते थे, जिसमें लोकल लोग भी, समाज के लोग भी इनकी मदद करते थे इनडायरेक्टली। तो ये हुआ रामोसी रिबेलियन। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र। 18 से। फिर है द कूका रिवोल्ट इन पंजाब, वॉज लेड बाई बाबा रहीम सिंह एंड हैड एलिमेंट्स ऑफ अ मेसियानिक मूवमेंट। कूका रिवोल्ट हुआ जो कि बाबा राम रहीम सिंह इसके नेता थे, ठीक है।
बाबा राम सिंह, सॉरी। इट वॉज क्रस्ड व्हेन 49 ऑफ द रेबल्स वर ब्लोन अप बाय ए कैनन इन 1872। तो इसके ज़्यादातर लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था, तो फिर ये शांत हो गया था। ठीक है। चलिए, हो गया। बाकी थ्योरी है इसमें, अब कुछ फैक्ट नहीं है पीटी के लिए। तो ये आपको जो है मोटे तौर पर लगभग सारा जो पेजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट्स थे ये कवर हो गए हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है बिहार के कुछ एक दो लोकल हों, वो नाम और मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशल उसमें जो है, उसमें बिहार के स्पेशल जो है, बाकी जो है देश के जो भी कुछ पेजेंट या ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए उसके आपको मेजर रिवोल्ट्स के नाम यहाँ इसमें मिल गए। इन नामों को आपको खाली याद रखना है, और जो थोड़ा बहुत थ्योरी उससे जुड़ा हुआ मैंने बताया है, अंडरलाइन ये हाईलाइट किया हुआ है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी है, भेज भी देंगे पीडीएफ, तो वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका पेजेंट, और इसमें कुछ और थोड़ा सा जुड़ेगा, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़े, ये हम लोग पढ़े सिविल रिबेलियंस एंड पेजेंट, इसमें कुछ और जैसे फराइजी, वहाबी, कुछ और नाम जुड़ेंगे, खास करके बिहार यूपी से जुड़े हुए थे, जो रिलीजियस मूवमेंट टाइप के थे, जो न तो ट्राइबल्स के थे न किसानों के थे। ऐसे कुछ मूवमेंट्स के नाम नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा देंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक रिवोल्ट्स वाला जो है थ्योरी। बाकी वो सब आपको पहले कराया हुआ है, नोट्स में लिखाया हुआ है थ्योरी उसका, वो सब जगह एक ही थे लगभग, कि किस कारण से विद्रोह कर रहे थे किसान या आदिवासी, है ना, वो सब थ्योरी किया हुआ है। तो आज यहीं तक रखते हैं, और इसको जो है कल थोड़ा सा कुछ और जो रिलीजियस रिवोल्ट्स टाइप के हुए हैं वो आपको अलग से कल करा देंगे। ठीक है, इसमें आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इसको आज देख लीजिएगा, जो इसमें जितने फैक्ट्स मिले उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये पूछे जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, आने वाले सवाल हैं, और सवाल भी देख लीजिएगा, कोई नया रिवोल्ट मिलेगा तो हमें बता दीजिएगा, हम भी देखेंगे।